साथियों, शुरू अगस्त सन 1805 में मार्क्वेस वेलेस्ली अपने देश वापस चला गया था। अपने समस्त शासनकाल में उसने एक भी काम ऐसा नहीं किया था जिसके लिए कोई भारतवासी उसे प्रेम या कृतज्ञता के साथ याद कर सके। और उसके बाद 30 जुलाई सन 1805 को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दूसरी बार गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किया था। साथियों, भारतीय नरेशों और भारतीय प्रजा के साथ लॉर्ड कॉर्नवालिस को मार्क्वेस वेलेस्ली की अपेक्षा कुछ अधिक प्रेम नहीं था और न ही दोनों की साम्राज्य पे पासा में ही कोई अंतर था। इसी दूसरे मराठा युद्ध के शुरू होने के दिनों में सिंधिया और बरार के राजा के विरुद्ध जनरल लेक और जनरल वेलेस्ली की विजयों का समाचार सुनकर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंग्लिस्तान से बैठे हुए 30 अप्रैल सन 1804 को मार्क्वेस वेलेस्ली को लिखा था कि अपने मित्रों जनरल लेक और जनरल वेलेस्ली की महत्वपूर्ण और गौरवान्वित विजयों से मुझे बड़ा संतोष हुआ है। मैं सच्चे जी से चाहता हूँ कि जिस तरह के योग्य नीतिज्ञों और चतुर सेनानियों के सुपुर्द हाल में हमारे एशियाई साम्राज्य के संरक्षण का भार रहा है, उसी तरह के योग्य नीतिज्ञ पृथ्वी के हर भाग में मेरे देश के हितों को बढ़ाएं और ऐसे ही चतुर सेनापति पृथ्वी पर मेरे देश की सेनाओं को लेकर जाएं। किंतु कंपनी की आर्थिक कठिनाइयों, होलकर और सिंधिया के विरुद्ध विजय की दुर्दशा और भावी पराजयों से अंग्रेजी राज्य के सर्वनाश का डर, इन सब बातों ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को विवश कर दिया था कि भारत पहुंचते ही वह सबसे पहले युद्ध बंद करने का प्रयत्न करे। 8 अगस्त सन 1805 को कॉर्नवालिस कलकत्ता से पश्चिमोत्तर प्रांतों की ओर बढ़ा। 19 सितंबर सन 1805 को उसने जनरल लेक के नाम इस संबंध में एक विस्तृत पत्र लिखा। साथियों, इस समय महाराजा दौलतराव सिंधिया के साथ अंग्रेज़ों के खास झगड़े ये थे। पहला, रेजिडेंट जेनकिंस को दौलतराव सिंधिया ने अपने यहाँ कैद कर रखा था और अंग्रेज़ उसकी रिहाई पर जोर दे रहे थे। दूसरा, ग्वालियर और गोहद अभी तक अंग्रेज़ों के हाथों में था और सिंधिया उन्हें वापस मांग रहा था। तीसरा, युद्ध के शुरू में धौलपुर, बारी और राजकेरी के जिले अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गए थे और अंग्रेज़ ही वहाँ की मालगुजारी वसूल करते थे। पिछली संधि के अनुसार ये सब जिले सिंधिया को वापस मिल जाने चाहिए थे, किंतु अंग्रेज़ों ने अभी तक उन्हें वापस नहीं किया था। चौथा, महाराजा जयपुर की ओर से करीब 3 लाख रुपए सालाना खिराज सिंधिया को मिला करता था। यह खिराज अब ऊपर ही ऊपर अंग्रेज वसूल कर रहे थे और कई छोटी छोटी बातें थी जिनको हल करना इतना अधिक कठिन नहीं था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 19 सितंबर के पत्र में जनरल लेक को साफ साफ लिख दिया था कि सिंधिया से इन शर्तों पर मैं सुलह करने के लिए तैयार हूँ। उनमें से पहली थी जेनकिंस की रिहाई का सवाल ही न उठाया जाए। दूसरा, सिंधिया को ग्वालियर और गोहद फौरन वापस दे दिए जाएं। तीसरा, धौलपुर, बारी और राजकेरी के जिले सिंधिया के हवाले कर दिए जाएं और पिछली संधि से अब तक की वहां की मालगुजारी का सिंधिया को हिसाब दे दिया जाए। चौथा, जयपुर का खिराज 3 लाख रुपए सालाना सिंधिया को वापस कर दिया जाए इत्यादि, केवल इस शर्त पर कि सिंधिया होलकर से अलग हो जाए और गोहद के राणा के खर्च के लिए 2.5 या 3 लाख रुपए वार्षिक का प्रबंध कर दे। इसी पत्र में कॉर्नवालिस ने लेक को लिखा कि मैं जसवंत राव होलकर के सारे इलाके जसवंत राव को वापस देकर उसके साथ भी सुलह करने को तैयार हूँ। साथियों, इसमें कोई शक नहीं कि ये सब शर्तें स्वीकार करना अंग्रेज़ों के लिए काफ़ी दबना होता, किंतु लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास उस समय कोई और चारा नहीं था। फिर भी मराठों के साथ सुलह करने का यश कॉर्नवालिस को भी नहीं मिल सका। अभी पत्र व्यवहार हो ही रहा था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की 3 महीने से कम गवर्नर जनरल के पद पर रहने के बाद अक्टूबर सन 1805 में अचानक गाजीपुर में मृत्यु हो गई। गाजीपुर में ही भारतवासियों के चंदे से उसके मृत शरीर के ऊपर एक सुंदर मकबरा बनाया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के इस क्षणिक शासनकाल की एक छोटी सी घटना बयान करने योग्य है, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी की उस समय की राजनीतिक और व्यापारिक लूट का एक सुंदर उदाहरण मिलता है। साथियों, कॉर्नवालिस के भारत आने के समय कंपनी की सेनाओं की तनख्वाहें इतनी चढ़ी हुई थी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को फौजों में गदर होने का भय था। इसके इलाज के लिए कॉर्नवालिस ने एक तो तुरंत फौजें कम कर दी, दूसरा उस समय कंपनी का कुछ रुपया माल की खरीदारी के लिए इंग्लिस्तान से जहाज़ों में चीन जा रहा था। ये जहाज़ संयोगवश मद्रास में ठहरे। कॉर्नवालिस ने इस रकम को जहाज़ों से लेकर भारतीय फौज की तनख्वाह देने में खर्च कर लिया। 9 अगस्त सन 1805 को कॉर्नवालिस ने कंपनी के डायरेक्टरों को लिखा कि मेरे इस काम से कंपनी को ज़रा भी हानि या असुविधा नहीं होगी, क्योंकि आजकल करीब 40 लाख रुपए सालाना का माल, जिसमें अधिकतर अफीम और कपास होती है, मुफ्त भारत से चीन जाता है और उसके बदले में चीन से चीन का माल लेकर इंग्लिस्तान भेज दिया जाता है। चीन में इस माल की कीमत आजकल बढ़ती जा रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो रकम मैंने ली है वह इसी भारतीय माल से चीन में अदा कर दी जाएगी और इंग्लिस्तान में जाने वाले माल में कोई कमी नहीं होगी।
साथियों, इस 40 लाख रुपए सालाना की लूट का उस 1.5 लाख रुपए सालाना के मुफ्त के माल से कोई संबंध नहीं था, जिसका संबंध चीन से था और जिसका इंग्लिस्तान भेजा जाना कानूनन जरूरी बताया गया था। जिन भारतीय सरदारों ने पिछले संग्रामों में अपने देशवासियों के विरुद्ध अंग्रेजों को मदद दी थी, उनमें से कुछ को कॉर्नवालिस ने दिल्ली के दक्षिण और पश्चिम के इलाकों में जागीरें देने की भी तजवीज़ की थी, किंतु शायद इस काम को भी पूरा करने का उसे समय नहीं मिल सका था। साथियों, लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु के बाद गवर्नर जनरल की काउंसिल का सीनियर मेंबर जॉर्ज बार्लो भारत का गवर्नर नियुक्त हुआ था। और बार्लो के समय में क्या हुआ था, इसकी कहानी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में फ़िलहाल सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।